प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल में जिसका नाम है एडू लॉन्च। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थ्योरेटिकल मिक्स प्लस कंसेप्चुअल प्लस न्यूमेरिकल, सब कुछ आपको इस टॉपिक से देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को, और टॉपिक में है क्या वो देखते हैं। देखिए, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, all the above consideration including Kepler's laws led to formulate his theory of universal gravity। जो भी चीजें इन केपलर के लॉज में हुई थी और केपलर जी ने एक्सप्लेन की थी, वो हेल्प किया न्यूटन जी को ताकि वो अपने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फार्मूले पे आए। अब उनकी थ्योरी के हिसाब से देखो, अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा हमारा जो भी थ्योरेटिकल पॉइंट है वो, अगर आपको एग्जाम में लिखना है वो वाला पॉइंट। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, हर एक ऑब्जेक्ट जो है यूनिवर्स में वो अट्रैक्ट करेगा एवरी अदर ऑब्जेक्ट। हर एक ऑब्जेक्ट जो है यूनिवर्स में अट्रैक्ट करेगा एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ डिफाइनाइट फोर्स, किसी न किसी फोर्स से। हर एक ऑब्जेक्ट किसी और ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। देखिए, यहाँ दो ऑब्जेक्ट्स हैं, m1 और m2, इनका मास है। ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा विथ अ डिफाइनाइट फोर्स। कितना फोर्स रहेगा ये? दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। देखो बच्चों, सिंपल, अगर आपको ग्रेविटेशनल जो लॉ है यूनिवर्सल वो ध्यान रखना है तो दो बातें ध्यान रखो, एक ये और एक ये। बस कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, भरोसा रखिए, यहाँ से मैं आपको लर्न करवा के जाऊंगा। क्या कह रहे हैं कि दुनिया की हर एक चीज हर दूसरी चीज को अधूरा खींचती है विथ अ डिफाइनाइट फोर्स, किसी ना किसी फोर्स की वजह से। अब ये जो फोर्स है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? दोनों के मासेस के ऊपर, मासेस की प्रोडक्ट के ऊपर। तो हम क्या लिखेंगे? दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इस साइन को क्या बोलेंगे? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और इन दोनों के बीच में हो रहा मल्टीप्लाई, तो प्रोडक्ट ऑफ मासेस। तो क्या लिखेंगे? फोर्स वा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, दोनों मासेस की प्रोडक्ट से। एंड अब ये कैसा है प्रोपोर्शनल बच्चा? ऊपर वन दिख गया ना और नीचे कुछ दिख गया तो समझ जाना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन देम। देखो बच्चों, डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन आपको काम आएंगे थोड़ी देर में ही, काम आएंगे बच्चा, थोड़ी देर में हम समझाते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर एक चीज बढ़ती है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जहां भी है, तो हम बोलते हैं मास अगर बढ़ता है तो फोर्स भी बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब एक चीज बढ़ती है दूसरी चीज पे बढ़ने वाली है। इनवर्सली में उल्टा हो जाएगा, एक चीज बढ़ रही है दूसरी कम हो जाएगी। जैसे रेडियस अगर बढ़ता है, डिस्टेंस अगर बढ़ता है तो फोर्स कम हो जाएगा। रेडियस या डिस्टेंस डबल हो गया, डिस्टेंस अगर डबल हो गया तो फोर्स कितना होगा? फोर्स तो कम हो जाएगा, क्योंकि डबल होना मतलब बढ़ गया। फोर्स कितना होगा? तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो फोर्स जो है वो 4 टाइम्स कम हो जाएगा। क्लियर? अगर हम बोले कि डिस्टेंस जो है वो 3 टाइम्स बढ़ गया, डिस्टेंस, या आर बोल सकते हो, ये कितने टाइम्स बढ़ गया? 3 टाइम्स। तो 3 का स्क्वायर करना, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। तो फोर्स क्या होगी? 9 टाइम्स रिड्यूस। अगर हम बोलते हैं कि डिस्टेंस जो है वो 4 टाइम्स बढ़ गया, तो एफ जो है वो 16 टाइम्स कम हो जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। अगर डिस्टेंस 5 टाइम्स बढ़ गया, तो फोर्स 25 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। एक चीज बढ़ रही है इनवर्सली में, दूसरी कम हो जाएगी। डायरेक्टली में मास डबल हो गया, फोर्स डबल, किसी एक का भी मास डबल हो गया, फोर्स डबल। चलिए समझ गया? ये चीज अच्छे तरीके से लर्न करके रखना
कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, मतलब मल्टीप्लिकेशन है इन दोनों का, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। चलिए 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 चलिए, देखो, द अबोव लॉ मीन्स दैट इफ द फोर्स ऑन वन ऑब्जेक्ट इज डबल, अगर हमने फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे, सॉरी, मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट डबल, किसी एक का मास डबल कर दिया हमने, मास के कैसे प्रोपोर्शनल था ये, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो फोर्स भी डबल हो जाएगी। अल्सो इफ द डिस्टेंस इज डबल, अगर डिस्टेंस को डबल कर दिया हमने, डिस्टेंस को डबल कर दिया तो फोर्स तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो फोर्स कम हो जाएगी। और कितना कम हो जाएगी, अगर हमने इसको डबल किया तो 2 का स्क्वायर 4, फोर्स 4 गुना कम हो जाएगी। इफ टू बॉडीज आर स्पेरिकल, अगर दोनों बॉडीज स्पेरिकल है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमेशा कैसे रहेगा, दोनों के सेंटर टू सेंटर। तो ये भी चीज ध्यान रखो, ग्रेविटेशनल एक सेंट्रल फोर्स है, ग्रेविटेशनल एक सेंट्रल फोर्स है, हमेशा सेंटर टू सेंटर ज्वाइन करना पड़ेगा हमें उसका। सेंटर ऑफ टू बॉडीज एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज टेकन एज टू बी डी, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डी ले लिया है मान लीजिए। इन केस व्हेन द बॉडीज आर नॉट स्पेरिकल, अगर बॉडी स्पेरिकल ना होती, कोई अलग तरीके का शेप होता, देन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स ऑफ मास, कोई और रहता, मतलब इरेगुलर शेप रहता, तो आप सेंटर नहीं लेते, सेंटर ऑफ मास पॉइंट कंसिडर कर लेते। जैसे ऐसा कोई पॉइंट है, ऑब्जेक्ट है, तो आप इसका सेंटर समझोगे कि नहीं, आप सेंटर ऑफ मास कंसिडर कर लोगे यहाँ पे, कि हो सकता है इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे हो। तो इन केस ऑफ एनी इरेगुलर शेप, स्पेरिकल नहीं है वो, इरेगुलर शेप है, देन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर ऑफ मास, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स रहेगा लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर ऑफ मास, एंड डी इज टेकन टू बी डिस्टेंस बिटवीन देयर टू सेंटर ऑफ मास, डिस्टेंस किसका रहेगा, दोनों सेंटर ऑफ मास का, यहां से यहां तक का, यहाँ पे गई सेंटर ऑफ मास है सेकेंड बॉडी का, इनके बीच की जो डिस्टेंस रहेगा उसको हम लेते हैं डी। स्पेरिकल बॉडी है तो दोनों के सेंटर्स का ले लो, दूसरी कोई बॉडी है तो सेंटर ऑफ मास का ले लो, सिंपल सिंपल। और एक चीज ध्यान रखिए, ये क्या है, फोर्स, और ये क्या है, मास। फोर्स और मास दोनों एक दूसरे से कैसे प्रोपोर्शनल है, कि इसी प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ग्राफ कैसे चढ़ेगा, सीधा 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 सीधा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सीधा सीधा ग्राफ। अगर समझो हम निकालना चाहते हैं डिस्टेंस का और फोर्स का, नोट कर लीजिए, ग्राफ निकाल लीजिए, निकाल लिया होगा। चलिए, किसका, फोर्स और डिस्टेंस का, तो वो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, इस यहाँ पे लिख लेंगे क्या, डिस्टेंस। इस ग्राफ को कहते हैं हम, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल के रहता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ, हाइपरबोला ग्राफ। ओके, क्लियर 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 सर। चलिए इनको रीड करते हैं। तो होता क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, अच्छी सी ध्यान दीजिएगा कि जो फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो क्या है, Gm1m2/r²। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल जो लॉ का फॉर्मूला है वो क्या है, Gm1m2/r²। अब इसमें G क्या है, G क्या है, देखिए G है क्या, ये समझाते हैं। क्या बोला गया था अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, वो समझ लीजिए। Force is directly proportional to product of masses. Force inversely proportional to square of distance. कंबाइन अगर कर लिया हमने तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इसको कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन। ये कौन सा रिलेशन है, प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन। अब प्रोपोर्शनैलिटी हटाना है और हमें लाना है इक्वलिटी में, तो इक्वल टू लगाएंगे इसकी जगह। जैसे ही आपने इसको हटा के इक्वल टू लगाया, आपको एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा ही पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे हम G m1m2/r²। ये G क्या होता है बच्चों, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मत स्वामी, ये स्वामी राम इकबाल आइए, इतना बड़ा नाम है इसका, G का। G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। शो दैट in SI unit, the unit of G is न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। G का जो यूनिट है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। जो G की वैल्यू है वो है 6.673 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर।
पर केजी स्क्वायर। ये वैल्यू है किसकी? जी की। और जी की ये वैल्यू निकाली किसने थी? हेनरी कैवेंडिश ने बाय टॉर्शनल मेजर एक्सपेरिमेंट। टॉर्शनल मेजर एक्सपेरिमेंट से हेनरी कैवेंडिश ने किसकी वैल्यू निकाली है? जी की। और कितनी है ये? कितनी है? 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। एक और सवाल आता है बच्चों इस टॉपिक से रिलेटेड कि वो सीजीएस यूनिट भी पूछ लेते हैं। जी का ऐसा यूनिट तो हमें पता हो जाता है, लेकिन जी का सीजीएस यूनिट हमें ध्यान रखना पड़ता है। जी की वैल्यू किसने निकाली? बोलिए, किसने निकाली जी की वैल्यू? हेनरी कैवेंडिश ने बाय टॉर्शनल बैलेंस एक्सपेरिमेंट बोल सकते हो आप। तो सीजीएस जो यूनिट है, न्यूटन की जगह डाल दी डाइन, मीटर स्क्वायर की जगह आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, पर केजी स्क्वायर की जगह आ जाएगा ग्राम स्क्वायर, केजी स्क्वायर की जगह आ जाएगी ग्राम स्क्वायर। ओके, समझ गया? और इन्होंने ही देखो बच्चों, इनका तो काम क्या था? जी की वैल्यू को फाइंड आउट करना। इन्होंने ही एक्सपेरिमेंटली एक्सीडेंटली एम की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। मतलब मास ऑफ अर्थ कितना है? मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24 kg, ये फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, किसने किसने? हेनरी कैवेंडिश ने। ओके, so thank you so much for watching this video. I hope this video definitely helpful for you, and अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय बच्चों।